हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का अध्याय 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये अध्याय बच्चों हम 2 भाग में करेंगे। इसमें पहले भाग में राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस अध्याय के दूसरे भाग में हम यूरोप का व इटली का एकीकरण देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बच्चों मैं करूं राष्ट्रवाद क्या होता है। बच्चों राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। इस भावना को क्या कहते हैं, अपने राष्ट्रवाद। जैसे कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद। जैसे हम भारतीय हैं तो भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि हम हमारे राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो ये हमारा क्या है, राष्ट्रवाद। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं कि राष्ट्र क्या होता है, तो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार अगर मैं बात करूं तो भाषा, नस्ल और धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें विभिन्न धर्म, यानी कि एक धर्म के लोग, एक ही नस्ल के लोग जो एक ही भाषा बोलते हैं रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को राष्ट्र कहा जाता है। जैसे भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ, तो बच्चों आपको पता होगा कि आजादी के बाद भारत का एकीकरण किया गया। एकीकरण का मतलब था बच्चों, जो भारत के अंदर विभिन्न राष्ट्र बने हुए थे, यानी कि अलग अलग जो रियासतें थीं, इन सब रियासतों को इकट्ठा किया गया और एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया गया था। और यह काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जैसे कि अगर मैं राष्ट्र की एक परिभाषा और दूं तो लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु जो था वो क्या था, राष्ट्र था। 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। बच्चों आप जर्मनी, इटली के बारे में तो नहीं जानते होंगे, पर अपने भारत देश के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा कि हमारे भारत देश के अंदर भी कई राजा शासन किया करते थे। उनका अपना क्षेत्र हुआ करता था, हर एक क्षेत्र के अंदर हर एक अलग अलग राजा हुआ करते थे, उनका अलग शासन हुआ करता था। तो वही बच्चों ऐसे ही बड़े देश जैसे कि स्विट्जरलैंड जैसे देशों की मैं बात करूं तो वहां भी जैसे आज मैं स्विट्जरलैंड को देख रहा हूं वैसा स्विट्जरलैंड नहीं था। स्विट्जरलैंड के भी कई हिस्से थे, उसके अंदर भी कई अलग अलग शासक थे और उनका अपना अपना क्षेत्र हुआ करता था। अब मैं बात करूं बच्चों 1804 की नेपोलियन संहिता। संहिता का मतलब होता है बच्चों एक कानून की बुक जो नेपोलियन ने जारी की थी। जैसा कि आपको मैं पिछले अध्यायों के अंदर, पिछली कक्षा के अंदर मैं बता चुका हूं कि नेपोलियन जो था वो फ्रांस का राजा था। फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, क्रांति के कारण वहां जो राजतंत्र था वो समाप्त कर दिया गया और बाद में उस राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र आया और नेपोलियन ने दोबारा उस प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र की स्थापना की और खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया या शासक घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया। और नेपोलियन जो राजा बना था बच्चों वो 1804 में बना था। तो जब ये राजा बना या शासक बना, सम्राट बना फ्रांस का, तो इसने कुछ अधिकारों को सुरक्षित किया। जैसे कि उसमें अगर अधिकारों की बात करूं तो सबसे पहले इसने काम किया कि जो जन्म के आधारित विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। इसमें न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया। विशेषाधिकार मतलब बच्चों जैसा कि मैंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया था आपको पिछली कक्षा के अंदर, तो उसमें आपने देखा होगा कि कैसे वहां जो फ्रांस था 3 स्टेट के अंदर बंटा हुआ था, जिसके अंदर प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट हुआ करते थे। प्रथम स्टेट के अंदर पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट के अंदर कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट के अंदर व्यापारी, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, मजदूर, यानी कि बाकी जितने सारे थे वे तृतीय स्टेट में आया करते थे। तो वहां प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। वो अधिकार क्या थे कि अगर आप कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग में जन्म लेते हो तो आपको जन्म से ही कुछ अधिकार थे, जिनमें से एक अधिकार था कर न देना। यानी कि अगर आप प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट से हो तो आपको कोई भी कर नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले नेपोलियन ने यही विशेषाधिकार क्या किए, खत्म किए। वियना कांग्रेस। बच्चों कांग्रेस का मतलब होता है सम्मेलन, एक बैठक।
तो ऑस्ट्रिया के वियना में एक बैठक की गई, एक कांग्रेस की गई, और उस बैठक के अंदर भाग लेने वाले जो देश थे वो थे ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया। जैसे यूरोपीय शक्तियों ने, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ये सभी थे बच्चों, सभी राष्ट्र थे जिन्होंने मिलकर, एक साथ मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में एकत्रित हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ने की थी, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया के अंदर हो रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये है रूसी साम्राज्य, उस समय का रूसी साम्राज्य, यानी कि वियना कांग्रेस के जस्ट बाद की अगर मैं बात करूं तो ये था बच्चों ग्रेट ब्रिटेन, जिसके अंदर स्कॉटलैंड, आयरलैंड का कुछ भाग, वेल्स और इंग्लैंड, इस सारे भाग को मिलाकर क्या बना दिया गया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, ये जो उस समय के जो साम्राज्य थे, तो उस समय साम्राज्य कुछ इस हिसाब से बंटे हुए थे। आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चों कि नेपोलियन कौन था। अगर मैं नेपोलियन की बात करूं कि नेपोलियन कौन था, तो जैसे तो आपको पता है कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था, जो 1804 में फ्रांस के अंदर सत्ता में आया था, और उसके बाद उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपने लोगों के लिए कई कार्य भी किए, पर 1815 के अंदर वाटरलू के युद्ध के अंदर उसे हरा दिया गया, और वहां पर यानी कि फ्रांस के अंदर एक बार फिर से राजतंत्र लाया गया था। तो आइए देखते हैं कि नेपोलियन, इसका जन्म हुआ था बच्चों 15 अगस्त 1769 को। एक महान व्यक्ति था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया, और उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई, और फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। यानी कि बच्चों सेना के अंदर बढ़ते बढ़ते सेनापति बना, और फिर सेनापति से फ्रांस का क्या बन गया, सम्राट बन गया। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, ये है नेपोलियन। आगे देखते हैं उदारवाद की। देखो बच्चों, उदारवाद का जो उदय था ना, वो हुआ था मध्यम वर्ग के कारण, क्योंकि मध्यम वर्ग, उदारवाद यानी कि स्वतंत्रता पर आधारित है, यानी कि मध्यम वर्ग स्वतंत्रता चाहता था, हर एक व्यक्ति की आजादी की बात कर रहे थे, और कानून के समक्ष समानता, यानी कि उस समय जो स्टेट बंटे हुए थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, उन सबको खत्म करना चाहता था उदारवाद। तो उदारवाद का अगर मैं मतलब देखूं तो जो उदारवाद है बच्चों, ये है लिबरलिज्म, यानी कि ये अगर इस शब्द की मैं बात करूं तो लैटिन भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी व कानून के समक्ष समानता। मध्यम वर्ग यानी कि जिसके अंदर वकील, इंजीनियर, व्यापारी और बाकी अन्य जो लोग आते थे, तो उन लोगों का जो समुदाय था उसे क्या कहा गया था, मध्यम वर्ग। और फ्रांस की जो क्रांति थी वो भी किसने प्रारंभ की थी, मध्यम वर्ग ने। तो उनका जो मेन उद्देश्य था, मध्यम वर्ग की क्रांति का जो मेन उद्देश्य था वो था बच्चों उदारवाद। अब मैं बात करता हूं रूढ़िवाद की। तो रूढ़िवाद का मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसा तंत्र जो पौराणिक परंपराओं या सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित हो, उसे हम कहते हैं रूढ़िवाद। तो एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़िवाद। अब मैं बात करूं कुलीन वर्ग की। जैसे कि आपको पता है द्वितीय स्टेट के जो लोग थे वो थे कुलीन वर्ग के लोग। तो कुलीन वर्ग में कौन आते थे, जो जमीन के मालिक थे। यह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था, क्योंकि प्रथम स्टेट के अंदर तो आते थे पादरी लोग, और जो द्वितीय स्टेट थे उसमें आते थे कुलीन वर्ग के लोग, जो कि सबसे अमीर लोग भी थे या शक्तिशाली लोग भी थे। जनमत संग्रह, मतलब जनमत संग्रह का मतलब होता है कि वोट करवाना, और वोट करवाकर किसी एक को सत्ता देना। जनमत संग्रह करना यानी कि जनता की राय पर कोई कार्य करना। यहां अगर मैं बात करूं तो एक मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता में किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, यानी कि जनमत, जनता के मत का संग्रह कर कर कोई फैसला लेना, या कोई भी अगर उनसे कोई काम करवाया जाए या वहां उनके क्षेत्र के अंदर कोई भी कार्य किया जाए तो उसको स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जनमत संग्रह किया जाता है। जैसा कि बच्चों आपको पता है जब भारत का एकीकरण हो रहा था
तो भारत के एकीकरण में जो जूनागढ़ रियासत था उसमें जनमत संग्रह कराया गया था। जनमत संग्रह मतलब वहां के लोगों की राय पूछी गई थी। वहां का राजा पाकिस्तान में मिलना चाहता था, पर जनता वहां की जो थी वो अधिकतम जनता हिंदू थी और वो कहीं ना कहीं भारत में मिलना चाहती थी। तो जनमत संग्रह के आधार पर ही जो जूनागढ़ रियासत थी उसे भारत में मिलाया गया था। यूटोपिया समाज, बताओ यूटोपिया का मतलब होता है काल्पनिक समाज, यानी कि एक ऐसा समाज जो आदर्शों से भरा हुआ हो। बच्चों ऐसा समाज या ऐसा 100% अगर मैं कहूं आदर्शों से भरा हुआ समाज नहीं हो सकता, तो यह एक मात्र कल्पना ही होती है यूटोपिया समाज। यानी कि एक ऐसा समाज, ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे क्या कहते हैं अपने यूटोपिया समाज। रूमानीवाद, बच्चों रूमानीवाद का मतलब एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन है, यानी कि जो धर्म से संबंधित हो उसे कहते हैं रूमानीवाद, यानी कि जो धार्मिक कृत्य करते हो। तो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, तो उनको क्या कहा। तो बच्चों अभी तक हमने रूमानीवाद के बारे में पढ़ा, उदारवाद के बारे में पढ़ा, राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा, तो ये सब कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। अब मैं बात करूं नारीवाद की, तो नारीवाद के मतलब होता है बच्चों कि पुरुषों को, ये पुरुषों की बात कर रहे हैं कि पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध, यानी कि जो महिलाओं को समानता की नजर से देखता हो, यानी कि महिलाओं को उनके हक दिलाने के बारे में सोचता हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहेगा, नारीवादी सोच वाला व्यक्ति। और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, नारीवाद। जुंकर्स, बच्चों जुंकर्स बड़े बड़े जो जमींदार थे उनके समूह को बोला जाता है जुंकर्स, यानी कि एक ऐसा समूह जिसके अंदर जितने भी लोग हैं वे बड़े बड़े जमींदार हो, यानी कि जिनके पास जमीनें काफी हो, बहुत ज्यादा मात्रा में जमीनें हो, तो उन लोगों के समूह को क्या कहा जाता है, जुंकर्स। यानी कि प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, उन्हें हमने क्या कहा, जुंकर्स। ऐसे ही बात, अब बच्चों बात करते हैं अपने यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कहां से पनपी। तो बच्चा इसका मेन कारण था फ्रांस की क्रांति, यानी कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उस क्रांति को देखते हुए पूरे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जैसा कि आपको पता है बच्चों, फ्रांस की जो क्रांति थी वो 1789 यानी कि 1789 में हुई थी, और ये क्रांति प्रारंभ की थी मध्यम वर्ग के लोगों ने। तो 1789 राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी, यानी कि एक राष्ट्र के निर्माण की तरफ, यानी जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त ना हो, यानी कि सभी व्यक्ति एक समान हो कानून की नजर में। ये थी बच्चों राष्ट्र भावना, और इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की जो पहल थी वो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ही होती है। इसमें फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभु सत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी गई। जैसा कि आपको पता है यह 2 साल तक क्रांति चली, और 1791 के अंदर फ्रांस के अंदर राजतंत्र खत्म हुआ और वहां प्रजातंत्र प्रारंभ हुआ नेशनल असेंबली के रूप में। तो इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। राजतंत्र का मतलब होता है बच्चों कोई राजा शासन करते, उसे कहते हैं राजतंत्र, और जिसमें सारी प्रजा बराबर की हकदार हो शासन के अंदर, तो उसे कहते हैं प्रजातंत्र। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम, जैसे मैं कह रहा हूं ना बच्चों कि वहां क्रांति के बाद जब राजतंत्र को खत्म कर प्रजातंत्र बनाया गया, तो उसमें कैसे सब लोगों को पहचान दिलाई गई, तो उसकी बात करते हैं कि कौन कौन से काम किए गए। तो इसमें प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। जैसे बच्चों आज हमारे यहाँ आम चुनाव होते हैं, वैसे ही फ्रांस के अंदर हर एक राज्य में चुनाव कराए गए और वहां से एक व्यक्ति को निकालकर नेशनल असेंबली में लाया गया, ताकि वह एक व्यक्ति अपने लोगों के लिए आवाज उठा सके। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सबको समान कानून का अनुभव हो। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माफ की एक समान व्यवस्था लागू की गई। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में
क्लब का गठन किया गया जिनका नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। तो बच्चों कोई आपसे पूछे जैकोबिन क्लब क्या है, तो ये स्कूल और कॉलेज की छात्राओं का एक समूह था, एक ग्रुप था जो फ्रांस की क्रांति में भाग ले रहा था, जो राजतंत्र से प्रजातंत्र के पक्ष में था। तो उन समूह को क्या बोला गया, जैकोबिन क्लब। तो फ्रांस की आर्मी को समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिया गया, जिसमें राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई, यानी कि एक राष्ट्र बनाने की तरफ और कदम बढ़ाते चले गए। अब मैं बात करता हूं नेपोलियन का शासनकाल। जैसे कि आपको पता है नेपोलियन 1804 में शासन बना और 1800 शासक बना था और 1815 के अंदर वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हुई, तो उसके तहत उसे कैद कर लिया गया और बाद में उसकी वहां मृत्यु भी हो गई थी। तो जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र हटाकर पुनः राजतंत्र को स्थापित कर दिया। यानी कि बच्चों 1791 के अंदर तो प्रजातंत्र बना और 1804 में वो वापस खत्म करके क्या बना दिया गया, राजतंत्र बना दिया गया। और इस नए राजतंत्र का जो राजा था, जो शासक था, जो सम्राट था, वो कौन था, नेपोलियन। अब वापस बात करते हैं बच्चों नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता, जो कि हमने पहले भी देखी थी। तो कानून के समक्ष बराबर संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया और भूदास्तव और जागीरदारों के शुल्क से मुक्ति दिलाई गई। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब मैं बात करता हूं पूरे यूरोप की। जैसे कि पहले भी देखा मैंने कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे आई, तो कहीं ना कहीं उसका कारण रहा था फ्रांस की क्रांति। तो आगे देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि का सम्मान होना जरूरी है। और यूरोप में अलग अलग समाज थे, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया वियना कांग्रेस के अंदर कि कैसे उस समय तक बड़े बड़े जो देश हैं आज वो अलग अलग शासकों के अधीन थे। जैसे स्विट्जरलैंड की ही बात करूं तो जैसा आज आप स्विट्जरलैंड देख रहे हो वैसा नहीं होता था। उसके अंदर भी कई अलग अलग शासक थे, अलग अलग क्षेत्र बंटे हुए थे, पर बाद में उनका एकीकरण करके स्विट्जरलैंड बनाया गया था। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। अब मैं बात करता हूं यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले कि उसकी संरचना कैसे थी। लगभग 1800 की मैं बात करूं तो यह दो वर्ग में बंटा हुआ था, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग। कुलीन वर्ग के अंदर वे लोग आते थे जिनके पास, या वे जमींदार आते थे जिनके पास अधिक भूमि हुआ करती थी, और उनके अलावा जो लोग थे वो किस में आते थे, निम्न वर्ग में आते थे। अब मैं पहले बात करता हूं कुलीन वर्ग की। तो कुलीन वर्ग की जनसंख्या कम हुआ करती थी। उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाले और सभी अधिकार, यानी कि इनको कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए थे जो इन्हें जन्म से ही मिलते थे। और निम्न वर्ग या इसी को बोलते हैं बच्चों कृषक वर्ग, यानी कि जो खेती किया करते थे। अधिक जनसंख्या, तीसरे स्टेट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। प्रथम स्टेट में पादरी, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग और तीसरे में कौन से थे, निम्न वर्ग। जमीनहीन, यानी कि जिनके पास जमीन नहीं थी। किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए, यानी कि जन्म के साथ कोई भी विशेषाधिकार नहीं थे। यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था और 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया था जिसे नया मध्य वर्ग कहा गया। यानी कि फ्रांस की क्रांति के समय एक नया भाग उभर कर आया जिसमें पढ़े लिखे वकील, इंजीनियर, व्यापारी ये लोग थे। तो इन लोगों को मिलाकर एक नया वर्ग बनाया गया जिसका नाम था मध्यम वर्ग। और कहीं न कहीं इसी मध्यम वर्ग के कारण पूरे यूरोप के अंदर एक राष्ट्र भावना फैली थी। उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी का मतलब बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि जो उदारवादी की भावना है यह मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा ही दी गई थी। तो उदारवादी राष्ट्र भावना क्या है, इसको समझते हैं। आइए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जैसे कि उदारवादी का मतलब ही होता है आजादी, यानी कि स्वतंत्रता। हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो, कानून के समक्ष एक समान हो। बाजार की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति बाजार में जाकर अपने फसल का क्रय विक्रय कर सके। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा और इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण, यानी कि चीजों तथा पूंजी के आगमन प्रथा, उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। अगर इस उदारवादी की मैं एक कमजोरी की मैं बात करूं, जो उस
फ्रांस की क्रांति के बाद जो असेंबली बनी थी उसकी कमजोरी की बात करूं तो वह एक राज्य के अंदर तो सब कुछ सही कर पाए, लेकिन दो अलग अलग राज्यों के बीच में जो व्यापार होते थे उनको सही नहीं कर पाए, या उनका जो शुल्क था, सीमा शुल्क था, उसको खत्म नहीं कर पाए थे। तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जोलबेराइन। उस यानी कि एक ऐसा संगठन जो अलग अलग राज्यों के बीच में सीमा शुल्क को निर्धारित करता या उसको खत्म करता या कितना किया जाए इसका निर्धारण करता, तो उस संगठन को क्या नाम दिया गया? जोलबेराइन। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे, यानी कि वोट का अधिकार हर एक व्यक्ति को नहीं था। वोट का अधिकार केवल पुरुषों का था, और पुरुषों में भी उन पुरुषों को जिनके पास धन या संपत्ति अधिक हुआ करती थी। अब मैं बात करता हूं रूढ़िवाद की। जैसे कि पहले भी बताया इसी अध्याय के अंदर, रूढ़िवाद का मतलब वे लोग जो एक ऐसा राजनीतिक तंत्र चाहते थे जिनके अंदर जो पौराणिक परंपराएं थी कहीं ना कहीं उन्हीं के माध्यम से राजतंत्र या तंत्र चलाया जाए। 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वर्षा, रूस, इटली, इंग्लैंड, इन सब ने वर्साए की संधि की, और वर्साए की संधि करने के बाद ये देश आपस में इकट्ठा हुए और इन्होंने मिलकर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हराया था। कब? 1815 में। और इसके अंदर कौन कौन से थे? ऑस्ट्रिया, प्रशा, ब्रिटेन, रूस ने मिलकर काम किया। और कौन सी लड़ाई थी? वाटरलू की लड़ाई। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए उन सब को खत्म कर दिया गया, जिसके लिए एक मत किया गया जिसका नाम वियना समझौता या वियना संधि किया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वियना संधि मुख्यतः हुई थी ऑस्ट्रिया, प्रशा, ब्रिटेन और रूस के बीच। यानी कि ये उस समय की सबसे शक्तिशाली यूरोपियन कंट्रियां थी, यानी कि देश थे। पूरे यूरोप पर इन्हीं का शासन चलता था, तो इनने मिलकर एक संधि की और उसके तहत अब फ्रांस का शासन चलना प्रारंभ हो गया था। अब मैं बात करता हूं यूरोप में क्रांतिकारियों की, कि यूरोप में क्रांतिकारी कैसे जन्मे, कौन सी भावना थी जिसने क्रांतिकारियों को जन्म दिया। तो यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया, जिनका मुख्य लक्ष्य क्या था? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को बढ़ाना, वियना संधि का विरोध करना और स्वतंत्रता के लिए लड़ना। यानी कि नेपोलियन के शासन के बाद अब यूरोप की अन्य शक्तिशाली संगठनों का वहां शासन हो गया था, तो कहीं ना कहीं वे अपने देश के ऊपर दूसरे लोगों का शासन नहीं चाहते थे। अब देखो बच्चों, एक क्रांतिकारी है महान जिनका नाम था ज्यूसेपी मेसिनी। ये एक क्रांतिकारी थे, या मैं से बोलूं कि ये वही क्रांतिकारी जो जन्म लिया उनमें से एक क्रांति कौन से थे? मेसिनी। अब मैं मेसिनी की बात करूं तो बच्चों इन्होंने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था, जो कि काफी फेमस आंदोलन भी हुआ था, और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला था। यानी कि अगर आप अपने बात करें कि इटली के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका था, तो वे थे ज्यूसेपी मेसिनी। और वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे और सभी ज्यूसेपी से डरते थे, क्योंकि यह इटली का एकीकरण चाहते थे। क्योंकि देखो बच्चों, जब एक राज्य का एकीकरण होगा तो वहां जितने भी शासक थे सभी शासक अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो वो शासक सभी इस बात से डरते थे कि कहीं अगर इटली का एकीकरण हो गया तो उनका राजतंत्र क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। अगर इसके कारण की बात करूं मैं, तो जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि, लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिए, बेरोजगारी में वृद्धि, और इसी सालों के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिसमें खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद होने लगी, खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी बढ़ने लगी। तो ये कुछ ऐसे कहूं कि उस समय के दोष थे, क्योंकि उस समय एक ऐसा शासन चल रहा था जिसके अंदर भूखमरी लगातार क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया, और जिससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य
घोषित कर दिया गया। यानी कि यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित करने में कहीं ना कहीं जो कृषक समाज था, यानी कि जो किसान थे, उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। अब मैं बात करता हूं गणतंत्र के बाद कानूनों में आए बदलाव की, कि गणतंत्र के बाद कानूनों में कौन से बदलाव आए। गणतंत्र मतलब बच्चों एक ऐसा शासन जिसमें प्रमुख राजा या सम्राट न हो, यानी कि लोगों के द्वारा शासन किया जाए। तो 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। सभी नागरिकों को काम का अधिकार या काम की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए। इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी, क्योंकि बच्चों सबको रोजगार मिलने लगे, सब लोग अपनी जो जीविका थी उसको आसानी से चलाने लगे। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी और भूखमरी लगातार क्या होती गई, कम होती गई। तो बच्चों इसी के साथ हमारे इस अध्याय का भाग 1 यही पूरा होता है। इस भाग में हमने राष्ट्रवाद के बारे में जाना, राष्ट्रवाद की भावना के बारे में जाना, कैसे राष्ट्रवाद की भावना ने पूरे यूरोप को अपने हद में लिया, उसके बारे में जाना। तो इसी अध्याय के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे यूरोप व इटली का एकीकरण, कि यूरोप व इटली का एकीकरण कैसे किया गया। तो अब हम मिलते हैं हमारे इसी अध्याय के दूसरे भाग में। धन्यवाद।